बच्चों आज हम पढ़ेंगे वेव ऑप्टिक्स का लेक्चर नंबर 1 है ना। तो हमने जो पिछली क्लास रिकॉर्ड की है उसमें हमने रे ऑप्टिक्स पढ़ा था, जिसमें हमने लेक्चर 9 तक डिस्कस कर लिया था। 9 लेक्चर थे टोटल, उसमें से एक शायद एक लेक्चर रह गया है ना, प्रिज्म से रिलेटेड है, डिस्पर्जन वाले टॉपिक का। तो मैं वो जैसे ही वेव ऑप्टिक्स खत्म होगा उस लेक्चर को रिकॉर्ड कर लेंगे। अब वेव फ्रंट की बात करते हैं। सबसे पहले वेव फ्रंट क्या होता है, ये वेव ऑप्टिक्स का फर्स्ट लेक्चर है हाइजेन प्रिंसिपल के नाम से। तो वेव फ्रंट आप याद रखना कि जितने भी पार्टिकल्स होते हैं तो उनके ऑल पार्टिकल्स जब लोकस रहता है किसी भी मीडियम में, तो एक पर्टिकुलर इंस्टेंट ऑफ टाइम पर क्या करते हैं, वाइब्रेट होते हैं एक ही मीडियम में, मतलब सेम फेज बोल सकते हो, सेम फेज में, तो उसको बोलते हैं वेव फ्रंट। वहां पर जो फॉर्म बनेगी उस वेव की, उसका नाम क्या होगा, वेव फ्रंट होता है। तो आप इस डेफिनेशन को पढ़ लेना, लोकस ऑफ ऑल द पार्टिकल ऑफ मीडियम है ना, व्हिच एट एनी इंस्टेंट आर वाइब्रेटिंग इन द सेम फेज। क्लियर? डिपेंडिंग अपॉन दी शेप ऑफ सोर्स ऑफ लाइट, ये पॉइंट भी आपको याद रखना है। जो शेप ऑफ सोर्स ऑफ शेप जो होता है वो डिपेंड करता है किस पर, सोर्स ऑफ लाइट के ऊपर। अब वेव फ्रंट के क्या क्या टाइप्स हो सकते हैं, तो पहला टाइप है स्फेरिकल वेव फ्रंट। क्या दे रखा है, स्फेरिकल। तो स्फेरिकल वेव फ्रंट इज प्रोड्यूस्ड बाय द पॉइंट सोर्स ऑफ लाइट इज, ये किसके कारण है वो भी पता होना चाहिए, locus of all such point which are equidistant from the point source। अगर मैं बोलूं कि ये एक सोर्स है और यहाँ से इक्विडिस्टेंस पर हर एक ये वाली जो डिस्टेंस नजर आ रही है ये क्या है, सेम है, तो ये जो पॉइंट सोर्स होंगे हम इनको स्फेरिकल वेव फ्रंट के नाम से जानते हैं, ये आपको पता होना चाहिए। इसके बाद एक और वेव फ्रंट होता है जिसका नाम है सिलेंड्रिकल वेव फ्रंट। सिलेंड्रिकल वेव फ्रंट में ये एक आपने डायग्राम बनाया सिलेंड्रिकल फॉर्म में है, और ये देखो ये आपके सोर्स है, ये डायरेक्शन होगी वेव की, तो यहाँ पर भी आपकी वेव फॉर्म होगा, इसको वेव फ्रंट बोलेंगे। और ये किस शेप में, सिलेंड्रिकल। तो व्हेन द सोर्स ऑफ लाइट इज लीनियर इन शेप, सिलेंड्रिकल वेव फ्रंट वहां पर क्या होगा, प्रोड्यूस, किसके कारण है, तो ऑल द पॉइंट्स व्हिच आर इक्विडिस्टेंट फ्रॉम द लीनियर सोर्स ऑन द सरफेस ऑफ सिलेंडर। इसके बाद एक और दे रखा है कि प्लेन वेव फ्रंट क्या होता है, तो ये देखो ये आपका एक मान लो कोई भी ऑब्जेक्ट है और ये इस तरह का इसका वेव मूव कर रहा है, तो इनको बोलते हैं प्लेन वेव फ्रंट। Small part of spherical या cylindrical wavefront originate from a distant source will appear plane and hence it is called plane wavefront। इसके बाद ये तो हमने पढ़ लिए टाइप्स ऑफ वेवफ्रंट, जिसमें स्फेरिकल पढ़ा, सिलेंड्रिकल पढ़ा, प्लेन पढ़ लिया। अब बात करते हैं भाई रे ऑफ लाइट को किस तरह से रिप्रेजेंटेशन करना है। तो यहाँ पर ये आपको दिख रहा है, यहाँ पर एरो लगे हुए हैं, ये रे ऑफ लाइट है, ये इस शेप में भी हो सकता है, ये इस शेप में भी हो सकता है ना, इनके नाम भी अलग अलग होते हैं। जैसे मैंने यहाँ लिखा है एन एरो ड्रॉ नॉर्मल टू द वेव फ्रंट and pointing in the direction of propagation of the disturbance, यानी जिस डायरेक्शन में डिस्टरबेंस क्रिएट होता है, मूव करता है, तो उसको हम एरो से रिप्रेजेंट करते हैं। तो यहाँ पर जो एरो आपके रिप्रेजेंट हो रहे हैं वो किसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं, रे ऑफ लाइट को। तो पहला देखो यहाँ पर लिखा है सिंस द रे ऑफ लाइट इज नॉर्मल टू द वेव फ्रंट एंड इट समटाइम, इसी को हम बोलते हैं वेव नॉर्मल। जब ये नॉर्मल फॉर्म में होती है तो इसको हम क्या बोल सकते हैं, वेव नॉर्मल। दूसरा जैसे फिगर 2-3 दे रखी है आपके सामने, तो ये रिप्रेजेंट करेगी पैरेलल बीम ऑफ लाइट। पहली वाली जो है वो किसको रिप्रेजेंट करेगा, पैरेलल बीम। उसके बाद कन्वर्जिंग बीम दिखाई दे रहा है सेकंड वाला है ना, ये याद रखना। और नेक्स्ट क्या रखा है, वेव फ्रंट रिप्रेजेंटिंग पैरेलल बीम इज प्लेन वेव फ्रंट, व्हाइल वेव फ्रंट रिप्रेजेंट कन्वर्जिंग या फिर डाइवर्जिंग लाइट इज स्फेरिकल। ये आपका कन्वर्जिंग हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा, डाइवर्जिंग, और ये क्या है आपका प्लेन वेव फ्रंट में लाई करेगा। इसके बाद पढ़ना है हमें हाइजेन प्रिंसिपल क्या होता है। तो आप याद रखना हाइजेन प्रिंसिपल मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक है, पेपर में भी पूछा जाता है। इसके आपको वेवलेट्स वगैरह पता होना चाहिए कि वेवलेट्स कैसे बनते हैं, है ना, प्राइमरी और सेकेंडरी वेवलेट्स ड्रॉ होते हैं, उनसे डिफरेंट फॉर्म होते हैं। तो हाइजेन प्रिंसिपल क्या कहता है कि एवरी पॉइंट ऑन द गिवन वेवफ्रंट, जितने पॉइंट एक किसी गिवन वेवफ्रंट पर होंगे वो हमेशा फेज सोर्स को रिप्रेजेंट करते हैं, और वहां से एक नया डिस्टरबेंस फॉर्म होता है जिसको हम बोलते हैं सेकेंडरी वेवलेट्स। जैसे डायग्राम में देखो
यहाँ पर आपको ये एक सर्कल दिखाई दे रहा है ना, ये हमारा क्या होगा, सोर्स हो जाएंगे, है ना। और यहाँ पर इन वेवलेट्स को बोलते हैं प्राइमरी। ये जो बना हुआ है ये क्या है, आपका प्राइमरी दे रखा है। सेकेंडरी जो होगा वो ये वाले आपके क्या हो जाएंगे, सेकेंडरी वेवलेट्स होते हैं। अब इनसे हमारा पास एक डायग्राम बनेगा, सबको हमने जोड़ दिया, एक फिक्स वाले पॉइंट से आपको ड्रॉ करना है। फिर ऐसे इनके टेंजेंट ड्रॉ कर दो तो ये सेकेंडरी बन जाएंगे, ये टेंजेंट है आपके ड्रॉ करेंगे ना, तो ये सेकेंडरी होगा। ऐसे और फिर से इनको अगर हम जोड़ देंगे तो फिर से टेंजेंट ड्रॉ करते जाएंगे अलग अलग, तो ये फिर आपका थर्ड बन जाएगा। तो फ्रेंड्स जैसे 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 ये दूर होते जाएंगे तो उतना ही कर्व देखोगे आप क्या होता जाएगा, स्ट्रेट होता जाएगा। यहाँ पर बिल्कुल स्फेरिकल नजर आ रहे हैं, जैसे जैसे ये दूर होते जाएंगे ये कर्व हो गया, थोड़ा सा और सीधा हो जाएगा, फिर और सीधा, और दूर जाके इस तरह की वेवफ्रंट को क्या करेंगे, फॉर्म करेंगे। इस कंप्लीट प्रिंसिपल का नाम होता है हाइजन प्रिंसिपल। ठीक है, तो आपको पहले पहचानना है कि भाई वेवफ्रंट प्राइमरी वेवलेट्स क्या है, सेकेंडरी वेवलेट्स क्या है, और इनसे जो फॉर्म होंगे, जो टेंजेंट ड्रॉ किए हैं उनसे वेवफ्रंट बनेंगे, तो सेकेंडरी क्या हो जाएगा, तो ये सेकेंडरी टर्सरी इस तरह से बनते जाएंगे। और ये डायरेक्शन होगी आपकी रे ऑफ लाइट जो क्या कर रही होगी, प्रोपोगेट कर रही होगी। रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन की बात करते हैं, जहां पर हम देखेंगे, हम यूज करेंगे किसका, हाइजन प्रिंसिपल का। तो क्या ये भी क्वेश्चन मोस्ट इंपोर्टेंट है, पेपर में पूछा जाता है कि अगर जैसे मैंने यहाँ पर एक डायग्राम बनाया है, ये आपका प्लेन स्मूथ सरफेस हो गया, और इस सरफेस पर हम देख रहे हैं कि एक रे ऑफ लाइट ऐसे फॉल होती है, फॉल होने के बाद ये रिफ्लेक्ट हो जाती है, ये एक दूसरी रे ऑफ लाइट है, मतलब ये दोनों एक ही बीम, पैरेलल बीम बोल सकते हो। ये रिफ्लेक्ट होकर इस तरह से मूव कर रही है और ये रिफ्लेक्ट होकर इस तरह से मूव कर रही है। ये नॉर्मल हमने ड्रॉ कर लिया और इस वाली रे के लिए हमने ये नॉर्मल ड्रॉ किया है। क्लियर? अब ये नॉर्मल है, ये इंसिडेंट रे है, तो यहाँ पर जो एंगल सबटेंडेड होगा उस एंगल का नाम क्या होगा, एंगल ऑफ इंसिडेंट। अब देखो आपको बताइए रे रिफ्लेक्ट होके ऐसे करके जाएगी, यहाँ कंप्लीट तो मैं बोलूंगा वर्टिकल अपोजिट एंगल बना सकते हैं, और वर्टिकल अपोजिट एंगल है तो अब इस एंगल को आप देखो, ये वाला एंगल जो कंप्लीट बनेगा ये क्या बन जाएगा, आपका आई हो जाएगा, और ये जो बचेगा ये पूरा कितना है 90, तो आई को माइनस कर दो तो ये कितना बचेगा 90 माइनस आई। अगर मैं यहाँ पर देखूं इस एंगल को, तो ये आपका क्या है, नॉर्मल के साथ जो एंगल बनेगा उसको क्या बोलेंगे हम, रिफ्लेक्टिव। अब जितना एंगल यहाँ पर है उतना एंगल ये है, तो ये एंगल हो जाएगा आपका आर, और ये जो बचेगा वो कितना बच जाएगा 90 माइनस आर। अब देखो हमने क्या किया, सबसे पहले मैं बात करूंगा कि यहाँ से इसको कवर होने में ये वाली है ना, ये वाली या BC बोल सकते हैं कि BC को कवर होने में कितना टाइम लगेगा, या फिर AD को कवर होने में हम बोलेंगे कि कितना टाइम लगेगा। तो सबसे पहले हमने बात किया कि कोई रे ऑफ लाइट B से C तक मूव करती है या फिर A से D तक मूव करती है, तो इसे टाइम कितना लगेगा। तो टाइम निकालने का फॉर्मूला होता है डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो डिस्टेंस मैंने लिखा है V से स्पीड है आपकी B, ऐसे AD को कवर करने में, AD ये है, इसको कवर करने में कितनी स्पीड है, सेम स्पीड है, तो इसको भी B से डिवाइड कर दो तो दो इक्वेशन मिल गई टाइम की। अब इसके बाद देखो ये दोनों ही टाइम है, दोनों इक्वेशन को इक्वेट करके हम यहाँ पर क्या देखेंगे, B से B क्या होगा, कैंसिल आउट, और BC किसके इक्वल आ जाएगा, AD के। अब हमने एक ट्रायंगल यूज किया है, यहाँ पर ट्रायंगल का नाम है ABC। आप देखो जरा जल्दी से, ABC है ना, ये आपका ट्रायंगल है, और यहाँ मैंने बोला ये 90 डिग्री है तो राइट एंगल ट्रायंगल बोल सकते हैं। और यहाँ पर अगर मैं साइन आई निकालूं तो मैं बोलूंगा परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपोटेन्यूज। ये फॉर्मूला अप्लाई कर दो, परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपोटेन्यूज। परपेंडिकुलर क्या होगा BC, हाइपोटेन्यूज क्या होगा AC, तो BC अपॉन AC इसकी वैल्यू आ जाएगी sin i, और AC को इधर दे दूं तो BC की तरफ क्या बन जाएगा AC sin i। क्लियर है? तो इक्वेशन नंबर 4 ऐसे ही हम निकालेंगे sin r, और sin r के लिए हमने ट्रायंगल यूज किया, राइट एंगल ट्रायंगल ADC, ये वाला राइट एंगल ट्रायंगल हम यूज कर सकते हैं। ठीक है, अब sin r आप यहाँ पर निकालोगे तो इसके सामने वाली साइड जो होगी वो परपेंडिकुलर होगी, तो यहाँ पर हमने लिखा AD अपॉन में AC, फिर से AC को इधर कर दो तो AD की वैल्यू मिल जाएगी AC sin r। अब यहाँ पर देखो ये AD आपने बोला ये इक्वल है BC के, है ना, और BC की वैल्यू मैंने यहाँ पर निकाला है, तो AD और BC दोनों ही क्या कर दो आप इक्वल कर दो, AD की वैल्यू है ये, और आप बोल सकते हो कि यहाँ पर हमने इसकी जगह पर लिख दिया AC sin i, AC और sin r। ये आपकी वैल्यू किसकी है, BC की, ये किसकी है आपकी बोल सकते हैं AD की। तो AC से AC क्या हो गया, कैंसिल आउट,
और ये एंगल स्मॉल है तो हटा सकते हैं, तो I इक्वल टू क्या हो जाएगा R। क्लियर? तो एंगल ऑफ इंसिडेंट इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, ये हमेशा किसमें आता है? लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन में। तो ये आपका प्रूफ हो गया। फिर हम बात करेंगे रिफ्रैक्शन ऑन द बेसिस ऑफ वेव थ्योरी। तो अब देखो सबसे पहले डायग्राम बदल जाएगा, वहां पर रिफ्लेक्शन शो हो रहा था, यहाँ पर रिफ्रैक्शन शो करना है, तो फिर से वही पैरेलल बीम ऑफ रे ऑफ लाइट है ना, यहाँ से ये रे रिफ्लेक्ट होके इस तरह से मूव करेगी, और जो ये वाला सेकंड थी ये इस तरह से मूव करेगी। यहाँ पर भी हमने नॉर्मल ड्रॉ किए हैं, एक नॉर्मल ये है और एक नॉर्मल आपका ये है। यहाँ पर आप देखो ये एंगल नॉर्मल के साथ जो एंगल बनेगा इसको बोलेंगे एंगल ऑफ इंसिडेंट। ये एंगल आपको पूरा जो एंगल होगा इसको आपको समझना है ना, ये एंगल जो बनेगा ये वर्टिकल अपोजिट एंगल होगा, तो मैं बोलूंगा ये एंगल भी कितना हो जाएगा I। और अगर ये एंगल I है टोटल 90 है, तो बताओ ये कितना बचेगा? ये बोल देंगे हम 90 माइनस I। अब इधर देखो यहाँ पर दूसरी रे आपकी ये मूव कर रही है, ये नॉर्मल है, तो यहाँ एंगल जो बनेगा ये रिफ्लेक्टेड एंगल होगा, ये एंगल और ये एंगल आपस में इक्वल हो जाएंगे। अगर ये R है तो ये भी R, और ये बचा कितना? तो अब मैं बोलूंगा यहाँ पर बोल सकते हैं हम 90 माइनस R। क्लियर है? अब आप यहाँ पर भी टाइम निकालना है आपको, B से C जाने में कितना टाइम लगेगा, B यानी इसको कवर करने में जो टाइम लगेगा, और A से D तक जाने में जो टाइम लगेगा वो हमें क्या करना है? मान लो यहाँ से ये A है, ये पॉइंट D है, तो इसको बोल दो AD जाने में कितना टाइम लगेगा। तो टाइम सेम ही है लेकिन स्पीड अलग हो जाएगी क्योंकि मीडियम बदल रहा है, तो यहाँ पर मीडियम अलग है। तो मैंने शायद पहले B से C के लिए टाइम निकाला, तो मेरे पास इक्वेशन बन गई BC अपॉन में B1 B2C है। और ऐसे ही मैंने AD को कवर करने में कितना टाइम लगेगा, तो मैं बोल दूंगा AD अपॉन में B2। इसको मान लो इक्वेशन नंबर सेकंड, दोनों फिर से कैलकुलेट कर दोगे आप, तो यहाँ से नई इक्वेशन आपके सामने है ना, क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकते हैं। हमने क्या किया, इस साइड को इधर कर दिया, इसको इधर, तो यहाँ पर देखो BC अपॉन में AD और B1 ऊपर मल्टीप्लाई है, तो B1 अपॉन में B2। अब यहाँ पर हमने एक राइट एंगल ट्रायंगल यूज किया है जिसका नाम क्या है ABC, और आप एक और ट्रायंगल यूज करेंगे। पहले तो ABC देखो, ये वाला आपका राइट एंगल ट्रायंगल बनेगा, इसमें फिर से sin I निकालेंगे, फिर ADC यूज कर सकते हैं ये वाला, इसमें sin R निकालेंगे। तो sin हमने सबसे पहले I निकाला है, sin I इक्वल टू हो गया BC अपॉन में AC, और AC को इधर भेज दो तो BC इक्वल टू क्या बन जाएगा AC sin I। sin R निकालेंगे ADC वाले राइट एंगल ट्रायंगल से, तो AC को इधर कर दो, AD की वैल्यू मिल जाएगी, आपकी AD की वैल्यू मिलेगी AC sin R। इसको मान लेंगे इक्वेशन नंबर 5, और ये हो गई आपकी इक्वेशन नंबर 4। अब देखो दोनों इक्वेशन हमारे सामने दे रखी है, हम वैल्यू पुट कर देते हैं। BC की जगह पर इस वाली इक्वेशन में वैल्यू आपको पुट करना है, यहाँ पर BC की जगह पर BC की वैल्यू, AD की जगह पर AD की वैल्यू। BC की वैल्यू क्या है AC sin I, AD की वैल्यू क्या है AC sin R। AC से AC कैंसिल आउट, sin I अपॉन sin R स्नेल लॉ आपने पढ़ा है ना, तो इसको हम लिख सकते हैं μ2 अपॉन में μ1, और ये स्नेल लॉ है तो म्यू से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, तो म्यू का फॉर्मूला मिल जाएगा आपको अगला, तो म्यू इक्वल टू क्या हो गया sin I अपॉन में sin R, और ये स्नेल लॉ है, यही हमें क्या करना था प्रूफ। और एक और चीज आप याद रखना कि स्पीड और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स में एक रिलेशन होता है इनवर्सली प्रोपोर्शनल का, जो मैंने यहाँ पर लिखा है कि अगर जितना कोई जिसकी भी मीडियम की रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा है तो वहां पर स्पीड कम होती है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम है तो वहां पर स्पीड क्या होती है ज्यादा। और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स डिपेंड करती है मीडियम डेंसर है, तो जितना डेंसर होगा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स उतनी क्या होती है ज्यादा। तो ये कई सारे क्वेश्चन यहाँ से फॉर्म हो सकते हैं। इसके बाद देखो ये शेप दे रखा है, बिहेवियर ऑफ स्फेरिकल मिरर और प्रिज्म एंड लेंस। तो सबसे पहले यहाँ पर आपके सामने एक मिरर दे रखा है, इस मिरर का नाम क्या है कॉनकेव। तो यहाँ पर आप इसको देखो, ये रे ऐसे मूव कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं हम बोलेंगे ये क्या हो रहा है आपका एक पॉइंट पर है ना, कन्वर्जिंग वाली शेप में जाएगा, इस तरह से ये टकरा है, रिफ्लेक्ट होके ये इधर क्या कर रहा है मूव कर रहा है। लेकिन कॉन्वेक्स में देखो ये आपकी रे ऑफ लाइट है, रिफ्लेक्ट होके ये डाइवर्ज हो जाएगी, तो ये डाइवर्जिंग में काउंट होगा, ये इस तरह से आगे मूव करेगी। अगला दे रखा है लेंस फॉर्म, तो लेंस फॉर्म में आप देख रहे हो कन्वर्ज हो रहा है इस तरह से, ठीक है, ये कन्वर्जिंग लेंस में चला जाएगा। इधर आप देखोगे आपके पास सामने कॉनकेव लेंस है, तो यहाँ पर आप देखोगे डाइवर्ज होके रे आगे मूव कर रहे हैं। तो ये थे आपके कुछ स्फेरिकल मिरर है ना, और लेंस के आपके
फेज दे रखे हैं किस तरह से इनका प्रोपोगेशन होगा, वेव कैसे प्रोपोगेट करेगी। लेकिन ये है आपका प्लेन वेव फ्रंट वाला एग्जाम, तो ये सीधी क्या करेंगे आगे मूव करेंगे, तो ये प्लेन वेव फ्रंट में आएगा प्रिज्म के लिए। तो ये था आपका हाइजन प्रिंसिपल, इसलिए मोस्ट इंपोर्टेंट है, इसमें कई सारे आपके इससे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। पहला क्वेश्चन तो आपसे ये इंपॉर्टेंट है कि भाई डिफ्रैक्शन ऑन द बेसिस ऑफ वेव थ्योरी पूछ लेता है, रिफ्लेक्शन पूछ लेता है, हाइजन प्रिंसिपल आपसे जान सकता है क्या होता है, इसके कुछ पॉइंट्स आपसे पूछ सकता है, ठीक है। तो टाइप्स पूछ सकता है वेव फ्रंट के। तो आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट टाइम